हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। ये इसमें दोस्तों प्रीवियस का क्वेश्चन है, ये 2021 का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। कह रहे कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहन करने के लिए अध्यापिका को करना चाहिए। कभी भी अगर ऐसी बात अगर आती है, पहले हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहे विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, मनोभाव को अभी प्रेरणा का सुव्यवस्थित कर पाएँ और विद्यार्थियों को उनकी प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत वर्गीकृत और नामांकित करके उनका योग्यता आधारित समूह बनाने में बनाने को चाहिए। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा का प्रोत्साहन करना चाहिए। तो तीसरा तो ठीक ही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा यानी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड और फर्स्ट इसका ऑप्शन ठीक है, यानी कि सी। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा रॉन्ग है, इसको ध्यान रखना। और प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन करना और अधिगम से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आय चुनौतियों का समझना और अधिगम को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। इसमें दोस्तों क्या पूछ रखा था, प्रभावशाली जो नहीं है। तो जो नहीं है वो हमारा क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन सही है। ये हमारा थर्ड ऑप्शन ही गलत लगा हुआ थोड़ा। ठीक है। बच्चों के अधिगम के शारीरिक और स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डैश, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल एक्यूरेट। ये हमारा डी की भूमिका होती है, बाकी इस क्योंकि नेगेटिव दे रखे 3 पॉइंट। अगला है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके, जो हमारा यानी कि सहयोग और प्रतिस्पर्धिक नहीं होना, ये उसके छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो इसमें यही है कि पहाड़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। ठीक है। क्योंकि इसमें यह होता है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु आधारभूत संरचनात्मक पाठ यानी कि पाठ को संरचनात्मक स्ट्रक्चरल बोला गया है, जो ज्ञान है हमारा नॉलेज के आधार पर उपलब्ध करना चाहिए, विशेषकर उस समय जब कोई नया स्किल वो सीख रहे होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसी बात आती नहीं तो नेगेटिव वाली मान हमें देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रक्रियाओं को स्वयं नहीं सोच सकते। अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। अधिगम एक क्या एक सरल और रेखीय जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। क्योंकि अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो वो एडजस्टमेंट भी करता है एनवायरनमेंट से। ठीक है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टालना चाहिए या अपेक्षित करना चाहिए। तो दोस्तों इसको हमेशा समझना चाहिए। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। डैश पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित और प्रगतिशील। तो दोस्तों ये आएगा प्रगतिशील। बच्चों के विद्यालय में असफल होना, ये वो साबित करता है कि बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमी है, नहीं, गलत हो जाएगा ये। सिर्जित सूचित करता है कि अभिभावकों को अपने बच्चों में अधिगम सहायता असमर्थ नहीं, गलत है ये भी। ये हो सकता है दोस्तों, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय बच्चों में की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ मतलब समर्थ नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन ओ फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। अगला जो है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो जाता, नहीं, गलत है। बच्चों की प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति नहीं,
बच्चों के स्वयं चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्षा कर सकते हैं और संज्ञानात्मक और क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, सॉरी। अगला अगला जो है हमारा, बच्चों की समाजीकरण में विद्यालय डैश प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक की कोई भूमिका नहीं है, की बहुत कम भूमिका है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी पार्ट आएगा। ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि पहला हमारा क्या होता है, पर्यावरण। ठीक है, परिवेश जिसे हम कहते हैं। विद्यालय में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ये दोस्तों जीन पियाजे हैं, जिन्होंने बोला था। ये थर्ड ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, जिन्हें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और विकास के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो ये मे भी ऑप्शन हो सकता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये हमारा इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो इसमें चारों में से सबसे सटीक है आंसर। और अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल, समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऑप्शन तर्क संगत विचारों का विकास के की प्राकृतिक रूप से मूर्त यानी दिखना एक तरीके से। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कब होती है? ये दोस्तों इसमें जो ज्ञान इंद्रिय, जो हमारी ज्ञान इंद्रिय गामक अवस्था हमारी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक होती है। प्री कंक्रीट जो ऑपरेशनल के जिसे कहते हैं 2 से 7 वर्ष। और कंक्रीट ऑपरेशनल हमारा 7 से 11 वर्ष। और फॉर्मल कंक्रीट जो होती है हमारी 11 वर्ष से अधिक होती है। तो इसमें यही ऑप्शन आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा इसका। परिकलित जो निगमात्मक तर्क और प्रतीकयात्मक चिंतन करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो नैतिकता के विकास के सिद्धांत उन्होंने जो दिया था, ये समाज की प्रणाली के सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग के सुरक्षित रहता है। तो इसका जो दोस्त आएगा सामाजिक, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाल अवस्था की अवधि में विकास में केवल वर्णनात्मक नहीं, अनियमित और संबंध होता है, धीमी गति से होता है और से मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रण होता है। इसका दोस्तों हमारा डी ऑप्शन आएगा। मल्टीपल लेवल पे होता है और मिक्सअप होता है इसका। ये 3 से 12 वर्ष की अवस्था में माना जाता है बाल्यावस्था हमारा। अगला जो है निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जोनल डेवलपमेंट प्रॉक्सिमेट। इसमें यह है कि जहाँ से बच्चे ने स्टार्ट किया होता है कोई भी चीज़, यानी कि जो बालक अपने प्रेजेंट में विकास के स्तर पर और आगे वाले यानी कि जो उन्होंने चीज़ यहाँ से की और वहाँ पर वो चीज़ें सीखता है, उसको जो कनेक्ट करता है उनके बीच को मध्यम ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, निकट विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की ने इसको दिया था। ठीक है, तो इसका आएगा हमारा सी आएगा। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और बहस की अधिक कौशल वाले
समकक्षकों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किससे हुआ है हमारा? ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन है इसका। अगला जो है हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार इसमें कौन सा जोड़ा अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार नहीं है? भाषिक है, वो मूर्तिकार है, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी है, स्थानिक मनोवैज्ञानिक है, अंतराव्यक्तिक विक्रेता। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बी पार्ट है शारीरिक गति संवेदना वो खिलाड़ी, ये नहीं है हमारा। बाकी ये तीनों चीज़ें सॉरी ये सही है जोड़ा, बाकी ये तीनों नहीं है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, स्कीमा में होता है। परिपक्व के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा हमारा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। क्योंकि जो भाषा है बहुबुद्धि सिद्धांत हमारा जो हार्वर्ड ने 1883 में दिया था, इसमें 9 प्रकार की बुद्धि थे और बुद्धि तार्किक, गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, अंतः पारस्परिक बुद्धि, अंतः व्यक्ति बुद्धि, नरसैंगिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, ये 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि दी थी। अगला जो क्वेश्चन है क्या रखा है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने का अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की गतिविधि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान का स्रोत का प्रयोग करता है। अध्यापक बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा बी आएगा। एक ये लचीला फ्लेक्सिबल होता है, अध्यापक हर जगह पर एडजस्टमेंट उसको करना पड़ता है और बच्चे की हर जानकारी को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। दोस्तों कभी मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास आता है सांस्कृतिक उपकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे वाइगोत्स्की होते हैं। ठीक है। अगला जो है कक्षा में सभी लिंगों के जेंडर रूढ़िवादिता कम करने विकास के विस्तार को संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, और लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें स्वीकार करना, समाज के चित्रण लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। इसका दोस्तों बी ऑप्शन आएगा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए। एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन है, एक रुकावट है। ये दोस्तों एक गुण है और एक साधन है। और प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली, टैलेंटेड और क्रिएटिविटी बच्चे जो होते हैं। क्या रखा है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित देकर नहीं, गलत है। चुनौतीपूर्ण कार्यों और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप को देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा थर्ड आएगा, जो हम उसको चुनौतीपूर्ण कार्य देखेंगे और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप कराते हैं। इसमें क्या है, निरस्ता मतलब सृजनात्मक जो क्रियाएं होती हैं उन चीज़ों को मतलब बोला गया है। सृजनात्मक और जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको क्या नाम है, चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, उन्हें निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप कराने चाहिए। ठीक है।
अगला जो है पाठन वैफल्य, बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। उनको पढ़ने और लिखने की कुशलता का विश्लेषण से होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट होगी। ये पाठन वैफल्य मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया से होता है। ये विकार उत्पन्न बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे कुछ सामान्य शब्द होते हैं, अगर वो सॉ लिखा है तो वॉच पढ़ते हैं, न्यूक्लियर लिखा है अनक्लियर पढ़ते हैं। ये चीज़ है इसके अंदर। तो हमारा ये ऑप्शन आएगा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बोलती पुस्तकें, स्पर्श सूचना पट, या छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, या त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, बी आएगा, यानी कि छोटी मुद्रा और कार्यशीट। अगर ये सब रहेगी तो वो चीज़ें उनके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, समावेशी क्या नहीं, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है सबके साथ, वो सामान्य, निर्धन, पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी बच्चों को एक साथ जोड़ के रखते हैं, शिक्षा उपलब्ध कराते हैं समाज में, ताकि सभी बच्चों का विकास एक साथ हो सके, सबको समान शिक्षा पाने का अधिकार होता है इसमें। और इसी को ही जो इसका जो आएगा हमारा, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समाज शिक्षा पाने का अधिकार होता है। तो इसका बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। समझ पाए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर और शेयर जरूर कर देना। मैं आगे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।